अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। बिजली की कीमतें कम कर दी गई हैं, लेकिन जो पेट्रोलियम की कीमतों में कमी वाक़ होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था, उसकी निगेशन आ गई। शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा कि जो आलमी मार्केट में ख़ाम तेल सस्ता हुआ है, इसका इफ़ेक्ट पाकिस्तान पर इसीलिए फ़िलवक्त नहीं हम मुंतकिल करेंगे क्योंकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो मौजूद हैं बलूचिस्तान में, जिसमें सड़कें बनाने के मंसूबे हैं, इसके अलावा कच्ची कैनाल का मंसूबा है, उस पर हम ये एक्सपेंडिचर करेंगे, जिस पर तनकीद भी की जा रही है। और इसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से जो पेट्रोलियम लेवी 70 रुपये तक लेने की पाबंदी थी, उसको सदारती ऑर्डिनेंस के तहत ख़त्म कर दिया गया। प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे, लेकिन मुल्की पॉलिटिक्स का अगर जिक्र करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंटरनल डिवीज़न का मसला है वो बरकरार है। और आज अडियाला जेल से भी सलमान राजा साहब की तरफ से जो बयानात गुज़श्ता हफ्ते सामने आए थे, उस पर तनकीद की गई और एक्स चेयरमैन PTI की तरफ से कहा गया कि क्लासरूम की तरह इस पार्टी को ना चलाया जाए। मुज़ाकरात का मसला भी अपनी जगह बरकरार है। आज़म स्वाति साहब कहते हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने की कोशिश में हूँ, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने इसको डिनाई किया कि किसी को ये मैंडेट नहीं मिला। तो आगे चलकर PTI की इंटरनल डिवाइड का ये मसला कैसे हल होगा, और साथ साथ ये कि जो एहतजाजी तहरीक की बात हो रही थी वो भी चल नहीं पाई, तो प्रेशर जो एग्जर्ट करना था हुकूमत पे वो कैसे होगा, इस पर बात करते हैं। साबिक वफाकी वज़ीर सीनियर पॉलिटिशियन फवाद चौधरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। फवाद साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। गुज़श्ता हफ्ते की डेवलपमेंट्स की अगर बात करें तो 3 से 4 लोग अडियाला जेल में मुलाकात के लिए चले जाते हैं। सलमान राजा साहब फिर बाद में कहते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ट्विटर के ऊपर भी एक कन्फ्रंटेशन सामने आती है बैरिस्टर गौहर और उनके दरमियान, और आज ये ख़बर सामने आती है कि खान साहब ने भी सलमान राजा साहब का जो एटीट्यूड था उस पर सरजनिश की। उन्होंने ये कहा कि क्लासरूम की तरह पार्टी नहीं चला सकते आप। तो क्या देख रहे हैं कि ये जो इंटरनल डिवाइड है, ये खान साहब के नोटिस में आने के बाद भी ख़त्म क्यों नहीं हो रही? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो एक इशू है ना कि देखिए, आप 15-20 साल की पॉलिटिक्स के बाद अगर सेक्रेटरी जनरल बने या कोई ऐसा इम्पोर्टेंट ऑफिस मिले किसी इतनी बड़ी पार्टी का, तो फिर तो बात है। लेकिन सलमान राजा, चूंकि हालात ऐसे थे कि जिसमें हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट ने मिलके PTI का कार्डर ख़त्म कर दिया, और जो लोग अवेलेबल थे फिर उनमें से खान साहब ने किसी को बनाना था, तो उन्होंने सलमान राजा को जो है वो ये जिम्मेदारी मिल गई। सलमान राजा को भी पॉलिटिक्स में आए, मेरा ख्याल है मैक्सिमम 10 महीने होंगे, 12 महीने, 14 महीने। और जब वो उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उसके बाद उन्होंने सेक्रेटरी जनरल बन गए, लिहाजा उनकी पॉलिटिकल तजर्बा उनका है नहीं। वो एक रेजिमेंट की तरह पार्टी को चलाना चाहते थे, जो ज़ाहिर मुमकिन नहीं था। और जो रद्द अमल आया है वो बड़ा फितरी है और यही होना था। इस वक्त जो सलमान राजा हैं, रऊफ हसन है, ये शेख वकास हैं, इन लोगों से जाहिर है कि पार्टी तो नहीं चल रही, ना ही संभल रही। लिहाजा इन लोगों के जो मसाइल हैं उनकी वजह से एक पार्टी के अंदर एक इस वक्त रिजेंटमेंट है काफी। और आज खान साहब ने जो बातें कही हैं, ये उसी रिजेंटमेंट ही है जो उन तक पहुंची है। और वैसे देखिए, ये सब लोग फारूक हो जाएंगे अगले 2-3 महीनों में। इससे ज्यादा इनकी जो है वो सियासी उम्र है नहीं। और मेरी नजर में इमरान खान को फिर जो है वो सीरियस लोगों को आगे लाना पड़ेगा, इंक्लूडिंग गंडापुर साहब, क्योंकि कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं उनकी भी बारी आने वाली है। अली अमीन गंडापुर जो है वो इमरान खान के लॉयलिस्ट हैं और चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और वो एक सीजन पॉलिटिशियन तो है ना। आप उनके बातों से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप कह सकते हैं फलाना काम होना चाहिए, क्या मेरे ख्याल में उन्हें अपनी पार्टी के अंदर जो है वो थोड़ा लोगों को साथ लेके चलना चाहिए और चीजों को कूल डाउन करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जाहिर है उनकी जो पॉलिटिकल कद है उसको तो आप चैलेंज नहीं कर सकते ना, वो तो उनका है। शाह महमूद साहब ने कहा कि हम जेल के अंदर बैठ के और कारकुनान जेल के अंदर बैठ के ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो क़यादत बाहर है वो कुछ परफॉर्म करेगी, या फिर वो पार्टी के जो असीरान हैं उनके लिए कुछ करेगी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो करंट लीडरशिप है ये वैसे इनफेक्टिव है, या फिर इंटेंशन ही नहीं है कुछ करने के लिए? कैपेसिटी नहीं है। देखें, इंटेंशंस तो ज़ाहिर, नीयतों का हाल तो अल्लाह जानता है। जो कॉन्डक्ट है इनका, उस पर बड़े प्रॉब्लम्स हैं। देखें, ना ये एक पॉलिटिकल अलायंस बना सके, ना कोई पार्टी का कोई इंटरनल हमें नजर आता है कि कोई वो एक प्रेशर बिल्ड हो सके, ना ही कोई एक्सटर्नल जो प्रेशर है वो बिल्ड कर सके।
इररिस्पॉन्सिबिलिटी हमें नजर आती है। अब आप देखिए कि इन्होंने जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ किया, कि आपने कहा कि हम तो बिल्कुल बात नहीं करेंगे पीपल्स पार्टी से, नून लीग से, फिर आप मौलाना को डिच करके आपने बराह रास्त बातचीत शुरू कर दी, उनको आपने जो है वो एतमाद में नहीं लिया। उसके बाद फिर आपने कहा कि जी हम ये कोशिश करेंगे कि जो आप चीफ जस्टिस ने जब आपको लेटर लिखा, आप फिर अकेले सारे चले गए, फिर आपने जो है वो नहीं, उनको एतमाद में ये नहीं अदर लिया। वे अराउंड नहीं हुआ। मौलाना साहब ने कहा कि जो जेन्युइन लीडरशिप है वो जेल में है, जो बाहर है उनसे क्या बात करें, तो पहले तो शायद उन्होंने ये भी कहा। ये बात भी सही है, मौलाना ने बिल्कुल ये कहा कि ये लीडरशिप जो है वो अंडर 19 है और इस लीडरशिप के साथ क्या बातचीत हो सकती है। लेकिन वो जाहिर है केस कंडक्ट के बाद ही मौलाना इस नतीजे पे पहुंचे कि उन्होंने फैसला किया, दुरुस्त फैसला किया। कोई भी और होशमंद सियासतदान होगा मौलाना फजलुर रहमान की जगह, तो वो यही फैसला करेगा। इस लीडरशिप के साथ जो एक बिल्कुल इमेच्योर लोगों के ऊपर है, आप कैसे अपनी जो पॉलिटिकल डील है वो बना सकते हैं, सलमान ये कर राजा सकते साहब का ये भी थीसिस है कि जिसको पार्टी में ओहदा ना मिले वो नज़रियाती हो जाता है, वो हमारे खिलाफ हो जाता है, बयानबाजी शुरू कर देता है। ये भी एक इशू है। हैं। पार्टीज में होते दिए जाते हैं। लोग जो हैं ये एनजीओ में तो शामिल नहीं हो रहे ना, पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उनको अपना फ्यूचर प्रोस्पेक्ट चाहिए, उनको एक पार्टी का जो प्रोग्राम है, आप पार्टी में आप पॉलिटिक्स क्यों कर रहे होते हैं? लोग इज्जत के लिए पॉलिटिक्स करते हैं। अगर पार्टी उनको इज्जत नहीं दे सकेगी, पार्टी उनको हर मौके के ऊपर इग्नोर करेगी, तो वो क्यों रिटेलिएट नहीं करेंगे? आप वॉलंटरी काम कर रहे हैं। मतलब सलमान राजा साहब जब वो तो 2 करोड़ रुपए लिए बगैर जो है वो बिस्तर से भी नहीं उठते कोर्ट जाने जाते तक। अच्छा। तो अगर उनको ओहदा दे दिया जाए और बाकी लोगों को ना दिया जाए तो वो रिजेंटमेंट तो उनकी होगी, उसके ऊपर घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं। तो शिबली फराज है, ठीक। ये सलमान अकरम राजा है, ये पॉलिटिक्स के लिए मिसफिट हैं वैसे ही। इनकी अच्छा। कोई अकल नहीं है इनमें, ये तो बिल्कुल ऐसे ही आई वुड से कि ये तो ऐसे जंग यार्ड से निकाल के इनको लगा दिया। अच्छा, इसमें अब इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का जहाँ तक ताल्लुक है, बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं किसी को टास्क नहीं मिला। आज़म स्वाति कहते हैं कि मुझे ये काम करना है और मैंने मुल्क की बेहतरी के लिए, खान साहब के लिए ये सब कुछ करना है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने का एक जो डोरवे है उसको खोलने की कोशिश करूँगा। इज़ इट अ गुड थिंग जो वो कर रहे हैं, या आपको लगता है कि फ़ायदा नहीं है इसका भी? देखिए सवाती साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मेरा बहुत ही उनका एहतराम है, लेकिन वो ये काम उनके बस की बात नहीं है और इमरान खान को ये रियलाइजेशन भी है। सवाती साहब ये काम नहीं कर सकते। इसके लिए जिस किस्म का एक आइडियाज चाहिए, जिस किस्म के आपको इंग्रेस चाहिए, वो सवाती साहब की तो नहीं है। अलीमीन गंडापुर को देखना एडवांटेज है, वो चीफ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा के और उन तक उनके राब्ते भी हैं, वो जानते भी हैं, उसकी वजह से उनका एक और मामला है। लेकिन मेरा इधर सवादी साहब की तरफ तो मुश्किल। अच्छा, और जो अमेरिका से एक वफ़द आता है उसके लिए पहले सोशल मीडिया पर काफ़ी आउटरीच भी था कि अब आकर बातचीत होगी खान साहब की रिहाई की, लेकिन बिल्कुल डिनाई कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि ऐसी कोई बात हुई है। मुलाकात तक नहीं हुई पीटीआई के किसी मेंबर के साथ। आपको क्या लगता है जो शहजाद अकबर साहब ने बात की कि खीर हमने पकाई थी और खा किसी और ने ली, यही हुआ है? आप बात कर रहे हैं ये जो अमेरिकन कांग्रेसमैन का वफद आया, जी। या आप बात कर रहे हैं कांग्रेसमैन की जो बात कर रहा हूँ, डॉक्टर्स की नहीं। नहीं, ये तो मेरा ख्याल है कि इनको पता नहीं था कि ये क्या है। मेरी तो खैर मुलाकात हुई है कांग्रेसमैन से और ये बुनियादी तौर के ऊपर तो आर्म्ड सेल्स कमेटी का एक दौरा था पाकिस्तान का, जिसका बुनियादी मकसद जो था वो अफगानिस्तान में जो अमेरिका के हथियार बाकी रह गए थे उनको, वो उनका फोकस था। पॉलिटिक्स इनकी फोकस नहीं थी। और वैसे भी जो 3 कांग्रेसमैन हैं उनमें से 2 जो हैं वो तो डेमोक्रेट्स थे, एक रिपब्लिकन थे जनरल ग्रेगमैन, बाकी जनरल ब्रैगमैन, बाकी जो 2 हैं वो थे डेमोक्रेट्स। तो उनकी कोई पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस उस तरह से थी नहीं। तो ज्यादातर पीटीआई के अंदर भी और यूट्यूब में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे ही, चूंकि उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए होता है तो वो बड़ी बात उसको बना के कर देते हैं। अदरवाइज अगर वो थोड़ी सी भी तहकीक कर लेते तो उनको मालूम होना चाहिए था कि ये दौरा जो है वो इस हवाले से, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से कोई बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल नहीं था। बट ये तो आप कन्फेस करेंगे ना कि पार्टी को एक एक्सपेक्टेशन तो थी कि डोनाल्ड ट्रंप की रजीम जब आएगी तो कुछ ना कुछ हमारे लिए एक ट्वीट हो जाएगा, कोई बयान आ जाएगा, या जो बिल अभी वो तो वहाँ पर टेबल कर रहे हैं उस पर, उससे कुछ उम्मीद थी जो पूरी नहीं हुई।
वो तो अब भी है मेरा ख्याल है। जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी का ताल्लुक है विज़ इमरान खान या विज़ पाकिस्तान, वो तो अभी तक जो है वो पेंडिंग है, और अभी तक उनकी तरफ से कोई खुल के इजहार नहीं हुआ कि वो आखिर पाकिस्तान में क्या चाहते हैं या इस रीजन के मुतालिक उनकी क्या प्रायोरिटीज हैं। अभी जो नए असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो अभी उनकी जो तैनाती है वो पेंडिंग है। और मेरे ख्याल के अंदर अभी जो इस वक्त की सिचुएशन है उसमें ये कहना कि उन्होंने कोई हतमी बात कर दी है वो भी दुरुस्त नहीं है। दूसरी तरफ ये बात भी है कि जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग या पीटीआई के लोग कि पहली प्रायोरिटी में होंगे प्रेसिडेंट ट्रंप की पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन, तो ऐसा भी नहीं हो। हाँ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की अगर ओवरऑल मेंटालिटी देखी जाए, वो तो नॉन इंटरवेंशन के एजेंडा के ऊपर इलेक्ट हुए ना। उन्होंने बूट्स ऑन द ग्राउंड की मुखालिफत की और नेटो की फंडिंग वो काट रहे हैं, WTO के वो खिलाफ हैं। तो वो ऐसे प्रेसिडेंट कभी थे भी जो बाहर के ममालिक में जाके उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंडल्ज करें और अपनी कोई फॉरेन पॉलिसी उनके ऊपर इम्पोज करें? ये तो क्लियर नहीं था फ्रॉम डे वन कि ऐसा नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। जो एक तो ट्रंप की अपनी जो स्टेटमेंट्स थे ड्यूरिंग उनकी गुफ्तगू के, वो भी आपके सामने हैं, लेकिन इसके साथ जो अभी उनकी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं फॉर मिडिल ईस्ट, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, उनकी तो देखिए ट्वीट अब की हाल ही की ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरह से जो डेमोक्रेट्स हैं और प्रेसिडेंट बाइडेन ने पाकिस्तान में हुकूमत बदलने की जो है वो एक कोशिश डाली। यानी जो बात पीटीआई और इमरान खान कह रहे थे वो बात खुद रिपब्लिकन्स कह रहे हैं। सो ये जो मामला है ये मुख्तलिफ है, और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, मुझे अब भी यही लगता है कि ये नहीं हो सकता कि वो पाकिस्तान में बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के बैठे। इधर उधर से बातें जो हो रही हैं, देखते हैं ये फॉर्मलाइज कब होगी। अच्छा, इसके अलावा मुल्क में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, पिछले एक साल में तकरीबन 2000 पाकिस्तानियों की कैजुअल्टीज़ हुई हैं दहशतगर्दी में। आज आर्मी चीफ ने भी खिताब किया, उन्होंने ये कहा कि 1500 दहशतगर्द बलूचिस्तान नहीं लेकर जा सकते हमसे। क्या लगता है आपको कि पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करने में क्या रुकावट है? क्योंकि मौलाना साहब का नैरेटिव कुछ और है, PMLN का कुछ और है, PTI का कुछ और है, ये बेसिक इशू नहीं है? ठीक है ना, सबसे पहली बात तो ये है कि कंसेंसस ही नहीं है पाकिस्तान में। आप ऑपरेशंस की बात करते हैं, पहले भी फौज ने ऑपरेशन की बात की, जब उन्होंने केपी में ऑपरेशन की बात की है तो सारी ही केपी की लीडरशिप जो है वो उसके मुखालिफ है, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो जेयूआई हो, इवन ANP और PTM हो, सभी एक पेज पे हैं कि आप ऑपरेशन नहीं करें। बलूचिस्तान की बात आती है, वहां पर भी कंसेंसस नहीं है। तो जिस तरह से जब APS का सानिया हुआ था तो जनरल राहील शरीफ ने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करके नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, और उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक कंसेंसस क्रिएट किया था। ये कंसेंसस अब पाकिस्तान में इस वक्त तो नहीं, और इसकी तरफ तो बहुत सीरियस एफर्ट भी जो है वो नहीं हो रही। तो अब देखते हैं कि ये मामला आगे कैसे चलता है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक और इशू जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों के हवाले से है, अब उसकी जो कहा गया जो कमी का फ़ायदा है एडिशनल लेवी की सूरत में बलूचिस्तान को मुंतकिल किया जाएगा। इस पर शहबाज राना साहब ने ट्वीट किया, आपने भी इस पर क्रिटिसिज्म कर दिया। तो आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह के इनिशिएटिव लिए जाएँ कुछ ग्रीवेंसेस कम होंगी वहाँ पर? बिल्कुल भी कम नहीं होंगी, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो डेवलपमेंट से तो है ही नहीं। पहले ही अगर आप उठा के देखें तो जो बलूचिस्तान का पर कैपिटा स्पेंडिंग है वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, एक्चुअली अनड्यूली ज्यादा है। टोटल फैसलाबाद डिवीजन जितना ये प्रोविंस है, और आप उसके बजट्स देख लें और उनके जो अरबाब इक़्तिदार है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हों या सिविल साइड के लोग हों, जरा आप उनकी जिंदगियां देख लें कि वो कैसी हैं। सो अनफॉर्चुनेटली जो अभी गवादर या जो कर्ज है वही हमारी जो कमर है उसके ऊपर लाद दिया गया है, और इतना कर्जा है बलूचिस्तान की वजह से पाकिस्तान के ऊपर कि हम वो कर्ज ही उतार नहीं पा रहे। और अब भी ये और अहमकाना बात है कि आप पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगा लें और अपने एक और प्रोजेक्ट शुरू कर लें जिसके ऊपर किसी पंजाबी ने जो है वो नहीं जाना, पख्तूनख्वा के लोगों ने नहीं जाना, सिंध के लोगों ने नहीं जाना। तो हाउ कैन यू डिसाइड कि आप जो है इस तरह से बाकी सारे मुल्क के ऊपर भी आप टैक्स ला देंगे, मुझ पे आप टैक्स लगा रहे हैं,
और बलूचिस्तान में आप कह रहे हैं जी हमने सड़क बनानी है। पहले आपने गवादर के नाम पे इतना कर्जा ले लिया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो पाकिस्तान को ये जो एक बगैर सोचे समझे की जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, उनसे तो बहुत बड़ा गरक हो रहा है। अगर आपको बलूचिस्तान के मसले का हल चाहिए तो उसके लिए बड़े स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आपको बलूचिस्तान का सूबा मौजूदा सूरत में खत्म करके आपको 3 रीजन जो ओरिजिनल था उसको बहाल करना चाहिए। गवादर को वफाकी शहर करार देना चाहिए और फिर दुबई की तर्ज के ऊपर गवादर को आप प्राइवेट इन्वेस्टर्स के जरिए डेवलप करें। यहाँ तो खैर नहीं, लेकिन इस पे एग्री कौन होगा फवाद साहब? जो बलोच नेशनलिस्ट हैं वो तो ये क्लेम करते हैं कि बलूचिस्तान की सरहद साउथ पंजाब तक होनी चाहिए, आप उसको भी डिसइंटीग्रेट करने की बात कर रहे हैं। पॉसिबल नहीं है ना। देखे ना, कोई 20 लाख की टोटल आबादी है, 25 लाख की आबादी है जो बलूचिस्तान बलोच आबादी है। अब 25 लाख की जो पॉपुलेशन है या 30 लाख की जो पॉपुलेशन है वो तो नहीं जाहिर है कि इस वक्त जो एक हालात है और इस वक्त जो मामलात हैं उसको आपने जो है वो आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको कंसेंसस चाहिए। और इसीलिए मैं बार बार ये बात करता हूँ कि इमरान खान, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ जो है उनको बैठना होगा, उनको एक कंसेंसस क्रिएट करने के लिए जाना होगा। नहीं, फिर अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की आप बात कर रहे हैं, वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तो वो तो पंजाब में भी बनने चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल बनने चाहिए, 100% बनने चाहिए। लेकिन इशू ये है कि पंजाब ने, मेरी अपनी पर्सनल तजवीज़ तो ये है कि पंजाब ने तो इतनी सेंसिटिविटी नहीं है। प्रॉब्लम ज्यादा तो आता है सिंध में, पख्तूनख्वा में। आप अगर सूबे रखना चाहते हैं तो आप सूबे रख भी लें। पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में आप गवर्नर्स सूबे रखने, गवर्नर लगा दें सिंबॉलिकली, और नीचे आप जो चीफ मिनिस्टर और असेंबली है उसको आप खत्म कर दें एक, और वो आप 3 असेंबलियां बना दें। तो आप यानी उनके अंदर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स क्रिएट कर दें। अदरवाइज तो ये फेडरेशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, स्पेशली 18वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान की फेडरेशन को बहुत बड़ा चैलेंज है मौजूदा जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो। लेकिन फवाद साहब, अगर लाहौर और फैसलाबाद या इस तरह के अपर पंजाब के शहरों की नंबर ऑफ सीट्स बलूचिस्तान पूरे से ज़्यादा हैं, तो कोई पॉलिटिशियन क्यों सीरियस लेगा इस प्रोविंस को जब तक पंजाब में नए यूनिट्स नहीं बनते? अगर सेनेट की हम बात करें, वहाँ इक्वल रिप्रेजेंटेशन तो है बेशक, लेकिन चेयरमैन सेनेट अगर प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी कर दें उस पर अमल नहीं होता, तो वहाँ तो वैसे ही इख्तियार बाकी नहीं रहा, और नेशनल असम्बली में वैसे ही इतनी ज़्यादा बैलेंस ऑफ पावर आउट है, तो ये किस तरह से फिर बैलेंस हो सकता है विफाक? पहली बात तो ये जो फेज है ना, अथॉरिटेरियन फेज है, कितनी देर रह जाएगी? पाकिस्तान जैसे मुल्कों में इस तरह की फेजेस लंबी नहीं हो सकती। यहाँ 2 साल हो गया है, चलो साल और रह जाएंगे, 1.5 साल और रह जाएंगे, इससे ज्यादा ये फेजेस नहीं चल सकती, वरना तो मुल्क को खतरा लाक हो जाता है। क्योंकि देखो, हम चाइना नहीं है, हम बर्मा नहीं है, हम बांग्लादेश भी नहीं है। वहां तो 97% एक ही फिके के मुस्लिम है। यहाँ तो हर 50 मील के बाद आपका मजहब डिफरेंट हो जाता है, सेक्ट डिफरेंट हो जाता है, आपका जो जुबान डिफरेंट हो जाती है, कौमियत डिफरेंट हो जाती है। तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है इसको इस तरह से जो है वो आगे बढ़ाना। तो मेरी नजर में ये तो एक टेम्परेरी फेज है। लेकिन अगर आप मुस्तकिल मसला ये इसका हल चाहते हैं तो फिर आपको सूबों को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में तकसीम करना होगा ताकि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो सके। अभी आप देखें ना, बलूचिस्तान हिस्टोरिकली पख्तून बेल्ट और बलोच बेल्ट अलग रहे हैं, आपने उनको इकट्ठा कर दिया। आपने जो गवादर है, मकरान है, जब तक वो ओमान से पाकिस्तान ने खरीदी थी, आपने उसको इकट्ठा कर दिया। तो एक बड़ा आई वुड से एक सारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ही तबाह कर। और सोशल मीडिया के ऊपर ये परेशान कुन है कि जो एथनिक टेंशन्स क्रिएट हो गई हैं, बलोच वर्सेस पंजाबी आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं और उसमें हर कोई एक साइड पिक कर लेता है। ये नहीं देखते कि पूरी एथनिसिटी को ही आप लड़ाने की कोशिश करेंगे तो बहुत डेंजरस ट्रेंड है वो। कुछ लोग आप पर भी तनकीद करते हैं कि आप पंजाबी नेशनलिस्ट हैं। इज़ दैट ट्रू? पंजाब में तो उस तरह की नेशनलिज्म है ही नहीं। हमारे यहाँ कितने आपने गैर पंजाबियों को शनाख्ती कार्ड दे के मारे जो है वो आपने गोलियां खाते देखा है। यहाँ तो लाहौर के अंदर भी अगर आप देखें तो सबसे महफूज पख्तून, बलोच सब जो हैं वो यहाँ पे रहते हैं, और यही डाइवर्सिटी ही तो पंजाब की एक खूबसूरती है, और इसी को प्रिजर्व करना पंजाब के लिए इम्पोर्टेंट है। और जहाँ मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू ये है ही नहीं। मैं तो मसलन आप देखिए ना, मुझको तो ये भी कंफ्यूज है कि मैं अफगानियों को इस तरह से जबरदस्ती बाहर निकालने के हक में नहीं हूँ।
अच्छा, अफगान रेफ्यूजीज़ की आप बात कर रहे थे, तो उनकी डेपोटेशन पे अगर देखा जाए तो जो ACC कार्ड्स उनको मिले 2007 के बाद, तो मौक़िफ़ तो यही है हुकूमत का कि ये तो पहले से क्लियर था कि यहाँ पर रेजिडेंस इनको लॉफुली नहीं मिली थी, दैट्स व्हाई दे हैव टू गो बैक। नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन देखिए जो जबरदस्ती जिस तरीके से हो रही है चीजें, या नफरत की बुनियाद के ऊपर जब हम तमाम अफगानियों को डिक्लेयर कर दें कि वो तो बड़े खिलाफ हैं और उनको निकाल देना चाहिए, नफरत की बुनियाद के ऊपर हर फैसला गलत होता है, चाहे वो सही हो गलत हो, नफरत पे नहीं होने चाहिए। ये एक मैकेनिज्म के तहत, एक फ्रेमवर्क के तहत ये फैसले जो हैं वो होने चाहिए। और देखिए, मैं पंजाबियों के राइट्स की बात करता हूँ, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स राइट्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अब हकूक की बात करें, लेकिन उन हकूक के में दूसरों के हकूक को भी इज्जत और एहतराम देना जरूरी है। लेकिन ब्लेम फिर भी किया जा रहा है ना, इंडस कनाल्स का इशू देख लीजिए, सिंध गवर्नमेंट कहती है कि दोबारा से पंजाब हमारा पानी जो है वो चोरी कर रहा है, हमें ड्यू शेयर नहीं मिल रहा। नहीं, इस मसले के ऊपर देखें ना, दोबारा पॉलिटिकल हैंडलिंग जो है वो बहुत बुरी है इस हुकूमत की। अब देखिए, आप अगर प्रॉब्लम वहां पे ये है पीपल्स पार्टी को, अगर आप जेन्युइनली देखें तो पीपल्स पार्टी को PTI या PMLN का मुकाबला नहीं है इस मामले में। इस मामले में पीपल्स पार्टी का मुकाबला जय सिंध और नेशनलिस्टों के साथ है। अगर आप पीपल्स पार्टी को बिल्कुल कोने पे लगाएंगे केनाल के ऊपर, तो आप जिस तरह से आपने खैबर पख्तूनख्वा अल्ट्रा नेशनलिस्टों के हवाले कर दिया कबायली इलाके सारे, और आपने बलूचिस्तान अल्ट्रा नेशनलिस्टों बल्कि सेपरेटिस्टों को जो है वो वहां इतना मजबूत कर दिया अपनी फजूल पॉलिटिक्स से, आप सिंध को भी नेशनलिस्टों के हवाले कर देंगे। पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI जो है ना, ये एसेट है पाकिस्तान का इन दिस टर्म्स कि ये कम से कम एक तो मिलिटेंट नहीं है, सेकेंडली ये फेडरेशन की पार्टियां हैं, और थर्डली ये देखिए एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। आप जब पीपल्स पार्टी, नून या PTI को हटाते हैं इस गेम से, एक्चुअली आप या अल्ट्रा नेशनलिस्टों को मजबूत कर रहे होते हैं या आप एक्सट्रीमिस्ट को मजबूत कर रहे होते हैं। So this is the problem that establishment should realize. ठीक है, फाइनली PAC के मेंबर सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने ये कहा कि मैंने चेयरमैन वापडा से ये सवाल कर लिया कि 4 अरब का प्रोजेक्ट आपने 36 अरब में क्यों दिया, मेरे और मेरे रिश्तेदारों के घरों से बिजली के मीटर उतार लिए। आपको क्या लगता है कि ये अब सेनेट के लेवल पे, PAC के लेवल के ऊपर भी तनकीद मुश्किल हो चुकी है? हर लेवल पे तनकीद मुश्किल है, लेकिन ये मैंने आपको कहा, ये तो फेज है ना, इस फेज से निकल आएंगे हम। इस फेज में कितनी देर रह सकते हैं, लेकिन इसका नुकसान बहुत हो रहा है, इससे फासले बढ़ रहे हैं, मुल्क के अंदर नफरतें बढ़ रही हैं, और जो डिवीजन है लोगों में और इदारों में, उसमें बड़ा इजाफा हुआ है। ये तो बड़ी एक बच्चों वाली बातें हैं जो हो रही हैं, और समझते हैं कि डंडे से ही हर चीज काबू हो जाती है। ये देखिए, पाकिस्तान में होता नहीं है। ये ठीक है, आप साल चला लें, 2 साल चला लें, साल और चला लेंगे, लेकिन ये फिर लावा फटेगा और वो फिर बड़ा नामुनासिब है पाकिस्तान के लिए। बहरहाल ये आप और मैं तो चूंकि छोटे प्लेयर हैं इसमें, ये तो बड़े जो लोग हैं बैठे हुए, इशू यही है कि हिस्ट्री से सीखता कोई नहीं है। अदरवाइज तो हिस्ट्री यही बताती है कि आपको ये मामला जो है वो खुले दिल के साथ और गुस्सा अलहदा करके आपने देखने होते हैं, अदरवाइज अल्टीमेटली आप खुद शिकार हो जाते हैं। तो इस फेज के बाकी 4 साल शहबाज शरीफ साहब पूरे कर लेंगे? नहीं, बड़ा मुश्किल। शहबाज शरीफ साहब पूरे कर सकते हैं। ये तो यही पाकिस्तान में सर्कल होता है, 2 सालों का नहीं, ये 1 साल वो पहले गुजार गए, 1 साल आप उन्होंने गुजार लिया है, 6, 8, 10 महीने और गुजार लेंगे इससे ज्यादा। और नवाज शरीफ साहब की कोई पब्लिक राब्ता मुहिम की बात की जा रही है, आपको लगता है कि वो भी जाएंगे अब अवाम में और कुछ सेल करेंगे करंट गवर्नमेंट की जो अचीवमेंट्स हैं उसको? उसके लिए पहली बात तो यह है कि पब्लिक हो भी तो सही ना। नवाज शरीफ साहब ने तो फैसला कर लिया है कि वो तो अब एस्टैब्लिशमेंट की, एक जिस तरह से 85 में आए थे एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पे, अब तो उनकी पॉलिटिक्स फिलहाल सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पर ही रह गई है, इसके अलावा तो उनकी पॉलिटिक्स नहीं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पायट की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई है वो ये बताती है कि जो टैरिफ्स लगाए गए अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर, इससे 25% एक्सपोर्ट्स कम हो सकती हैं और इसके अलावा 5 लाख मुलाजमतें ख़तरे में हैं। ये भी कहा गया कि 1 अरब तक का जो बरामदात का हजम है इसमें कमी वाक़ई हो सकती है।
पाकिस्तान की हुकूमत इसको कैसे डील करेगी, बहुत बड़ा चैलेंज है। और साथ साथ जो पेट्रोलियम मसनूआत में कमी ना करने का फ़ैसला है उसका इम्पैक्ट क्या होगा, इस पर बात करते हैं। माहिर मुआशियात यूसुफ नज़र साहब ज्वाइन कर रहे हैं। शुक्रिया यूसुफ साहब आपके वक्त का। हमने एक्सपेक्ट ये किया था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आएगी और उसकी वजह यही कि आलमी मंडी में जो खाम तेल $64 फ़ी बैरल तक पहुँच गया है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया कि ये जो बेनिफिट्स हैं ये हम सड़कें बनाने पर एक्सप्लॉइट करेंगे, उस पर लगाएंगे, और साथ साथ कच्ची कनाल का जो प्रोजेक्ट है और बलूचिस्तान में डेवलपमेंट के ऊपर इसको एक्सपेंड किया जाएगा। तो इस हवाले से जो सदारती ऑर्डिनेंस भी सामने आया है, पेट्रोलियम लेवी की जो हद थी उसको अब अबॉलिश कर दिया गया, कैसे देख रहे हैं इनिशिएटिव को आप? शुक्रिया। देखिए, ये जो सारा जो एक्सप्लेनेशन वो दे रहे हैं, बज़ाहिर ये नज़र आता है कि वो एक बहुत ही कमज़ोर वजह पेश कर रहे हैं। जो बजट डेफिसिट जो है उसके जो टारगेट्स हैं IMF से एग्री किए हुए हैं, उसको वो काम भी करना चाहते हैं, डेफिसिट्स को भी जो है वो मैनेज करना चाहते हैं, और नज़ला जो है वो पेट्रोलियम प्राइस पे गिर रहा है। अच्छा, बुनियादी बात यह है कि एक उसूली बात यह है कि जब जो सही तरह से अगर आप प्लानिंग करें कि जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो आपको तेल की कीमत बढ़ानी चाहिए, अगर गिरें तो कम करनी चाहिए, ताकि ये काम जो है स्मूथली चल सके। तो हमने पहले कई मरतबा ऐसे किया है कि ये नहीं किया है तो इसका जो है हमें बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ी। अब जो है वो मामला जो है वो रिवर्स गियर में चला गया है, और वो जो है ये जो तलाश कर रहे हैं। देखिए, ये बड़ा कहना मुश्किल होता है कि जो पैसा बचेगा वो कहाँ इस्तेमाल होगा। हमें पता है कि हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी के जो मैकेनिज्म है वो बहुत कमज़ोर हैं, तो मैं नहीं समझता कि इस जो दलील है उसमें उनकी कोई बहुत ज़्यादा वज़न है। अच्छा, और इसके अलावा जो सरमायाकारी के हवाले से बताया गया कि तकरीबन 41% FDI में इजाफा हुआ है, और साथ साथ $4 अरब से ज़ायद हमने पिछले 30 डेज़ में रेमिटेंस की सूरत में जो है वो रिसीव किए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। ओवरऑल कैसे देख रहे हैं इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी को पाकिस्तान की? देखिए, इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि जो पाकिस्तान की जो सूरत हाल थी 2 साल पहले, जब हम बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे और रुपए की कदर जो थी बड़ी तेज़ी से गिर रही थी, उसके मुकाबले में 2 साल पहले और आज के मुकाबले में बहुत जो है फ़र्क आ गया है, काफ़ी इस्तेहकाम आया है, रुपए की कदर भी मुस्तहकम है। महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही थी उसकी रफ्तार में बहुत कमी आई है, तो यकीनन इस्तेहकाम तो आया है। लेकिन बात दरअसल ये है कि जो आपने बात रेमिटेंसेस की कही, मैं ये बताना पसंद करूंगा कि 3 साल में, मतलब ये कि 2022, 23, 24 में पाकिस्तान से तकरीबन जो हमारे सरकारी आदाशुमार के मुताबिक तकरीबन 24 लाख लोग जो हैं मुल्क छोड़ गए जी, और ये तादाद जो थी ये दुगनी थी उससे पहले जो 3 साल जो थे, मतलब ये कि 2019 से लेकर 21 तक जी। तो रेमिटेंसेस में इजाफा तो हुआ है, लेकिन उसमें एक ये वजह भी शामिल है कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं मुल्क छोड़ के गए हैं, और दूसरी एक वजह यह है कि बहुत सारे पाकिस्तानी जिनके रिश्तेदार यहाँ रहते हैं पाकिस्तान में, चूंकि पाकिस्तान में इतनी शदीद महंगाई हुई है कि उन्होंने जो वो पैसे बेचते थे उसमें भी इजाफा किया है। तो उसमें हुकूमत का तो कोई कमाल नहीं है। हाँ, यकीनन इससे ये हुआ है कि जो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो कम हुआ है, उससे रुपए की जो है वो कीमत में इस्तेहकाम आया है। लेकिन हुकूमत को इस पे मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जो बुनियादी मसाइल हैं वो जूं के तू हैं, और महंगाई के जिस शदीद तरीन जो सुनामी आई थी उसने जो तबाही मचाई थी उसके असरात तो अभी तक लोगों की बहुत बड़ी अक्सरियत अभी तक वो गवर्नर स्टेट बैंक भी कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ने की रफ्तार में इजाफा होने वाला है। तो आपको लगता है ये जो आप बात कर रहे हैं 2 साल की रिकवरी की, ये सस्टेन भी हो पाएगी मूविंग फॉरवर्ड? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि महंगाई में जो है ग्लोबली जो है इजाफा होगा। पाकिस्तान के साथ एक और जो है मेरे ख्याल से एक नया डेवलपमेंट है, और मैं जो देख रहा हूँ जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं कि जो हमारी गंदम की पैदावार थी उसमें शॉर्टफॉल है। इसका मतलब ये है कि शायद हमें
अगले 12 महीनों में मजीद जो है गंदम इंपोर्ट करना पड़े। अगर ऐसा होता है तो फिर उस पर हमें जो उससे जो है हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उस पर मजीद प्रेशर आ सकता है। तो अगले 12 महीनों में मैं समझता हूं कि जो हमने जो इस्तेहकाम आया था माशी सूरत हाल में, उसमें मैं देख रहा हूं कि काफ़ी रिस्क्स हैं, ख़तरात हैं, जो जिस तरह से आलमी सूरत हाल चल रही है और जिस तरह से सिचुएशन डेवलप हो रही है। ये जो ट्रम्प टैरिफ्स का एक बहुत बड़ा हमने सुनामी देखा है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल मार्केट्स को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। इनफैक्ट अमेरिका का अपना स्टॉक एक्सचेंज इससे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के हजम में मुतासर हुआ। तो आपको लगता है कि ये माइंडलेस सिर्फ एक इनिशिएटिव था जो कि उन्होंने बाद में कहा कि 90 रोज़ के लिए सस्पेंड कर रहे हैं और चीन पर सेंटर कर दिया हर चीज़ को? जी हाँ, इससे जो उन्होंने किए हैं इकदाम अभी तक, उनसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है अमेरिका की क्रेडिबिलिटी को और दुनिया की मईशत को। और ऐसे नुकसान हुए हैं जिनको रिवर्स करना, रोल बैक करना मुमकिन है, बहुत मुश्किल हो। ना सिर्फ ट्रंप साहब की अमेरिका की क्रेडिबिलिटी मुतासिर हुई है, डॉलर की कीमत में कमी वाक़ हुई है, और एक जो पाकिस्तान के लिहाज से अहम बात है वो ये कि हमारी जो मईशत है वो बड़ी इंपोर्ट डिपेंडेंट है। मतलब ये कि हम दरामदात पे बहुत भरोसा करते हैं या इन्हिसार करते हैं। उनकी कीमतों में तो इजाफा हो गई, और जब उनकी कीमतों में इजाफा होगा तो महंगाई का एक नई वेव जो है आ सकती है, और जो बैनुल अक़वामी तौर पे अगर कसाद बाजारी होती है तो फिर उससे हमारी एक्सपोर्ट्स भी मुतासिर हो सकती हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मुमकिन है अगले साल 1.5 साल में पाकिस्तान को एक डबल वहमी का सामना करना पड़े। चलिए, पाकिस्तान की सिचुएशन पे मैं आता हूं, लेकिन जो अमेरिका और चीन के दरमियान ट्रेड वॉर है, इससे क्या अस्यूम करें कि ये अब सिनोनिमस हो गया है? इतने टैरिफ्स का मतलब तो यही है कि ट्रेड खत्म हो जाएगी, बिल्कुल राइट? जी, ये जिस रफ्तार से, इसलिए कि अमेरिका और चाइना दुनिया की दो सबसे बड़ी जो है पॉलिटिकल पावर्स भी हैं, इकोनॉमिक पावर्स भी हैं। तो इससे ये हो सकता है कि हमारी जो बैनुल अक़वामी ट्रेड है शदीद मुतासिर हो। जब वो मुतासिर होगी तो सारी दुनिया की मईशतें मुतासिर होंगी। जब मईशतें मुतासिर होंगी तो फिर उसके असरात जो हैं वो बहुत ही ख़तरनाक हो सकते हैं। उम्मीद यही करनी चाहिए कि ट्रंप साहब जो हैं वो थोड़ा मोहतात हो जाएं और चीन से मुज़ाकरात शुरू करें। अगर वो मुज़ाकरात नहीं शुरू करते हैं तो फिर ये जो बेयकीनी की सूरत हाल है ये कंटिन्यू करेगी, और ये मार्केट्स जो है बहुत ज़्यादा और भी नीचे जा सकती हैं। अच्छा, और इसके अलावा पाकिस्तान की चूँकि आप बात कर रहे थे, पाइड ने ये कहा है रिसेंटली कि जो पाकिस्तान पर 29% टैरिफ्स लगाए गए हैं उससे तकरीबन 1 अरब से ज़ायद कमी आएगी बरामदात के हजम में, 25% डिक्लाइन एक्सपोर्ट्स में हो जाएगा, और 5 लाख जो नौकरियाँ हैं वो भी ख़तरे में हैं जो कि ख़त्म हो सकती हैं। तो दिस इज़ अ मैसिव डैमेज। कैसे कंट्रोल करें इसको? नेगोशिएट करें, बातचीत करें अमेरिका से, या पॉलिसी फॉर्मेशन ऐसी करें कि इम्पैक्ट इतना ना आए? देखिए, कोशिश तो ये होनी चाहिए कि इम्पैक्ट कम हो, लेकिन इस इम्पैक्ट से अगर, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि अगर अमेरिका और चीन के दरमियान ये सूरत हाल ख़राब होती रहती है तो पाकिस्तान के लिए इस वेव से बचना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए कि हम जो बात कर रहे हैं कि जी हमें कुछ टैरिफ की जो परसेंटेज उसमें फ़ायदा हुआ है, बात दरअसल ये है कि जैसे हम दूसरे ममालिक हैं, मिसाल के तौर पर वियतनाम या इंडिया, वो माशी तौर पे हमसे बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। वहाँ FDI भी बहुत ज़्यादा आता है, तो उनकी जो बार्गेनिंग पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। हमारी बार्गेनिंग पोजीशन या जो हमारी इकोनॉमिक पोजीशन है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो पाकिस्तान इससे बहुत ज़्यादा सफ़र कर सकता है, और मेरे ख्याल से जो PID का एनालिसिस है वो उस अपनी डायरेक्शन के लिहाज से मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। यूसुफ नज़र साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना यही था कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाए गए इससे पाकिस्तान भी मुतासर हो सकता है और इसके लिए जल्द इक़दाम लेने पड़ेंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।